बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक मरतबा फिर दिन भर आपने देखा कि लगभग 10:30 बजे सुबह से शुरू होने वाले कौमी असम्बली के इजलास को अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो 7 साढ़े 7 घंटे जो है वो चलाया गया, जिसमें 2 वक्फे बल्कि 3 वक्फे आए, 2 नमाज के थे और उससे पहले भी एक वक्फा लिया गया। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के दौरान हमने नहीं देखा कि अदम एतमाद के मामले पर वोटिंग का अमल शुरू करवाया गया हो। बारहा अपोजिशन की जानिब से इस बात को कहा गया कि जो है वोटिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाए, वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा फौरी तौर पर शुरू करवाई जाए, लेकिन बहरहाल अभी तक हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। 7:30 बजे कहा था पैनल की जानिब से, जो स्पीकर पैनल है उनकी जानिब से कहा गया था कि 7:30 बजे दोबारा इजलास की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। तो अब भी थोड़ी सी देर ही रह गई, मेरा ख्याल है इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। लेकिन इस बीच में क्या हुआ है? इस बीच में हुआ ये कि काबीना का इजलास जो है वो 9 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बुला लिया है और इस काबीना के इजलास में हमारी इत्तलात के मुताबिक बड़े फैसले होने जा रहे हैं। ये फैसले मुल्की मामलात को चलाने के लिए भी और मुस्तकबिल करीब तक के लिए शायद बहुत अहम तरीन फैसले हो सकते हैं। इन फैसलों के आने का तो ज़ाहिर अभी एक वक्त होगा कि कब तक ये काबीना का इजलास होता है, प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या चीज़ टेकअप करते हैं। कुछ सोर्सेज कह रही हैं रेजिग्नेशन हो जाएगा, कुछ सोर्सेज कह रही हैं कि शायद कुछ चीज़ों के ऊपर जो मुस्तकबिल में चेंजेस हैं वो उसको फौरी तौर पर ही इमरान खान साहब जो है शायद वो फोर्सी कर रहे हैं या उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो आज भी हम ज़रा तफसीला तज्जिया लेंगे, लेकिन इस वक्त असम्बली के इजलास की कार्रवाई के लिए हैदर शराजी साहब से रब्ता करते हैं, इंतज़ार हैदरी साहब से कि वो वहाँ ज़रा बताएं कि अब कार्रवाई जो है उसके लिए ऐवान में हमारे जितने जो अपोजिशन के लोग हैं या फिर हुकूमत के अरकान हैं वो आना शुरू हुए हैं या नहीं। आज जो अपोजिशन की जानिब से तकरीर हुई हैं उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमें दिखाई दिए, काफ़ी एग्रेसिव मूड में दिखाई दिए। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम यहाँ पर तकरीरें करने के लिए नहीं आए, ये तो टाइम वेस्टिंग है सारा कुछ, आप ऐसा करें कि वोटिंग के अमल की तरफ जाएं। स्पीकर जो है असद कैसर, अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब को पहले ले लेते हैं, वो अभी फोन लाइन पर दस्तयाब हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, एक और मामला अटका हुआ दिखाई दे रहा है, ताहाल तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कल शुरू नहीं हो पाया है, तो ये मजीद ताखीर का शिकार होगा या ये आज भी वोटिंग का अमल नहीं हो पाएगा और फिर किसी नए सरप्राइज का आप इंतजार कर रहे हैं? देखिए सर, अभी स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा और साथ में जो तकारीर हुई उनमें ये भी चैलेंज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ये तो कर सकता था कि वो मुस्तरद कर दे जो डिप्टी स्पीकर की रूल को, लेकिन वो ये कहे कि इस तारीख को इतने बजे तक नए कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म का ऐलान करे, ये उसके दायरे अख्तियार में नहीं है। ऐसे ही जैसे फिर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले गलत भी आए तो क्या पार्लियामेंट उसको अनड्यू कर सकती है? तो एक नई बहस छिड़ गई है और मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आज स्पीकर जितना भी प्रेशर होगा, और ये शायद मैंने अब सुबह भी कहा था, वो ये फैसला नहीं करेंगे, तकारीर खत्म होंगी और एक बार मुलतवी कर देंगे। अब मुलतवी करने के बाद आज क्या इतना वक्त है रात 12 बजे तक के अपोजिशन जो है अब इसमें सवाल उठेगा कि मुलतवी हो जाएगा, कौमी असम्बली का इजलास कौन बुलाएगा? अब कौमी असम्बली का इजलास सना कुछ सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बुलाएगा ना, वो तो सदर ही बुलाता है ना। इसके बाद फिर उन्हें जाना तो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ेगा और फिर जो कौमी असम्बली का नया इजलास होगा वो नए प्राइम मिनिस्टर का करेगा। लेकिन ये कोई इतनी ऐसी आसान चीज नहीं है कि मेरा जैसा तालिब इल्म जो है वो। मुजाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मुजाहिद साहब देखिए एक चीज, मुजाहिद साहब ये फरमाएं कि सुबह से 10:30 बजे से आज के एजेंडे के चले चौथा नंबर था एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का। सर पूरा मुल्क हिजियान में है, पूरा मुल्क इस वक्त फोकस कर रहा है कौमी असम्बली को कि वहां से कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आए। ये तो सारी चीजें जम्मूद का शिकार होती जा रही हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसको क्यों नहीं हैंडल किया जा रहा सही तरीके से हुकूमत की जानिब से भी? इनफैक्ट मुल्क कौम, ये आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी के अगर पेश नजर ये चीजें होती तो ये नौबत ही नहीं आती। वो इतनी जो आप जिस तरह एक अपने बोले सिंसियरली जो बात कह रही हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सियासतदान था कि उनका बड़े अंदर से शफाक होते हैं। मसला ये कि जब उनके पास जब ये एजेंडा आया था तो उसमें ये लिखा था ना कि तकारीर होंगी, तो अव्वल तो अपोजिशन कहती कि नहीं भाई हम तकरीर करेंगे ही नहीं। वो उसमें ट्रैप में आ गए। जब शामत कुरैशी ने 1 घंटे की तकरीर करी तो 20 मिनट की बिलावल ने की और तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया जो फिर जारी हो जाएगा 7:30 बजे। तो आपको तो तकरीर में हिस्सा नहीं लेना था ना। उन्होंने मेरे ख्याल में रात गए तक जैसे ख्वाजा सत्रफी कह रहे थे कि मीटिंग के दौरान कहा जी तकरीरें करी होंगी। अब वो भी तो अपने, लेकिन मुजाहिद साहब मैंने असद कैसर साहब को
स्टार्ट टू एंड जो आखिरी तक उन्होंने बैठे हैं वो स्पीकर की सीट पर, तो उन्होंने बार बार इस चीज का इंदिया दिया कि देखें मैं जो अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक काम करूंगा। अब ये 11th आवर पर आई डोंट नो, ये जराये से ही खबर चल रही है कि वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है मैं इमरान खान का वफादार हूँ, बाकी सारी चीजों को फिर मैं बाद में देखता रहूंगा। तो ये इसका मकसद है ये मनूवर करके। देखिए फिर वही बात है सना के साथ, हमारी सियासत में भी सच्चाई वेस्टर्नाइज जैसी होती है, सब सच बोल रहे होते। वो आज नहीं आया कि आप ये जो 20 मुनारफ अरकान, उनसे लोग ये नहीं कहते कि भाई अचानक आपका 3.5 साल बाद जमीर क्यों जागा, एमकेएम का 3.5 साल बाद क्यों जमीर जागा, बात कहाँ से आ गई? फिर तो बहुत सारे सवाल उठेंगे ना। इसमें ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, गुनाह, सवाब, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, आईनी गैर आईनी तमाम हथकंडे दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से खेले। हाँ, पहले जरा थोड़ी सी ये सिचुएशन मैं आपको सुना अपने जराये से बता दूं कि काबीना का इजलास जब होगा और उसके बाद और ये 12 बजे गुजर जाएंगे तो इस बात के लिए कोई गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं सना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, यही बिल्कुल दुरुस्त खबर है आपकी, और आपके जराये मेरा ख्याल आपको बिल्कुल सही सिमत की तरफ दिखा रहे हैं कि कोई बड़ी खबर काबीना के इजलास के बाद भी आ सकती है। और काबीना का जो इजलास प्राइम मिनिस्टर ने बुला रखा है उसमें भी इमरान खान साहब जो हैं, ये एक फंड रेजिंग तकरीब है, उससे खिताब कर रहे हैं। जरा पहले वो देखते हैं फिर पैनल की तरफ चलते हैं, दिखाइए जी। शानदार मुझे इस्तकबाल दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कैंसर की बीमारी क्यों सारी बीमारियों से अलग है? दो वजह। एक, कैंसर का जब किसी को पता चलता है तो लोगों को एकदम खौफ मौत का आता है, क्योंकि ज्यादातर कैंसर और लोग समझते हैं कि कैंसर से बच ही नहीं सकते लोग। पानी और कप दे दे। एक तो वो खौफ होता है, किसी घर में भी बीमारियों से अलग है। दो वजह। नहीं, एक, कैंसर का जब किसी को पता चलता है तो लोगों को एकदम खौफ मौत का आता है, क्योंकि ज्यादातर कैंसर और लोग समझते हैं कि कैंसर से बच ही नहीं सकते लोग। तो एक तो वो खौफ होता है, किसी घर में भी जब कैंसर होती है तो सारे खानदान को फिर एकदम मौत का खौफ होता है। और दूसरा कि कैंसर का जो इलाज है वो सबसे महंगा इलाज है। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से पैसे वाले लोग भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं इलाज के, वो सबसे ज़्यादा वो ख़ानदान इफ़ेक्ट होते हैं। और बदकिस्मती से कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई जल्दी इलाज नहीं है। जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने डॉक्टर आसिम ने आपको बताया कि कई दफ़ा 6-6 महीने इलाज चलता है, फिर वापस चेकअप्स के लिए आना पड़ता है। 5 साल तक वो जो कैंसर का इफेक्ट है उसको अपने चेकअप्स करवाने पड़ते हैं कि वापस ना आ जाए कैंसर। तो ये एक छोटा इलाज नहीं है, ये एक बड़ा लंबा इलाज है। ये तीसरी वजह है। तो इसलिए जो कैंसर हॉस्पिटल है इसकी मुल्क को बहुत ज़रूरत, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे जो लोग मरते हैं, एक हार्ट डिजीज़ और दूसरा कैंसर से। तो एक मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में हो, इसकी कहीं भी किसी भी दुनिया में मुल्क में बहुत एक नेमत समझी जाती है। तो जब आज से तकरीबन 40 साल पहले मैंने जब सोचा कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, तो उसकी वजह ये थी कि तब कोई एक फैसिलिटी नहीं थी कैंसर की, और तब ज़्यादातर जब किसी को कैंसर होती थी तो लोग नहीं बचते थे उससे। अल्लाह का शुक्र है आज ज़्यादातर अगर कैंसर जल्दी पकड़ी जाए तो मरीज़ बच सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज आ गया जब से ये हॉस्पिटल का मेरी वालदा को जब कैंसर हुई तो तब से लेके अब तक एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो जो डेथ सेंटेंस होती थी कि कैंसर हो गया तो अब गया, वो अब नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त शौकत खानम फंड रेजिंग की तकरीब से खिताब कर रहे हैं और दूसरी जानिब हम बात कर रहे हैं कौमी असम्बली के उस इजलास की जिस इजलास में तहरीक अदम एतमाद का सामना है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। वहाँ पर सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी मौजूद नहीं हैं, फिर अभी इजलास मेरा ख्याल है शुरू ही हुआ चाहता होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। इत्तलात तो यही है कि वोटिंग का अमल शायद तातुल का शिकार रहे। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को ख़ास तौर पे दाद देता हूँ कि ये मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क में लोग मिलके हॉस्पिटल बनाएं और फिर उसको चलाएं भी। बनाना एक चीज़ है, हम बड़ा कई दफ़ा हम क्रिटिकल होते हैं कि जी ये नहीं है पाकिस्तान, ये नहीं है, वो भी बुरी है, ये भी बुरी चीज़ है। उसकी भी वजह है क्योंकि हमारा जो इमेज है पाकिस्तानियों का अपना, हम समझते हैं हम एक अजीम कौम है, तो हम ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि हम क्यों नहीं उधर तक पहुँचे जिधर हमारा पोटेंशल है। हम जब बाहर दुनिया में जाते हैं तो देखते हैं कि दुनिया अगर प्रोग्रेस कर रही है तो लोग ज़्यादा तनकीद करते हैं अपनी कि हम क्यों पीछे रह गए। लेकिन मैं एक क्वालिटी आपको पाकिस्तानियों की बताता हूँ जिसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि शायद ही दुनिया में कोई इतने खुले दिल की कौम है जो जिस तरह की पाकिस्तानी है। शायद ही कोई इसकी मिसाल नहीं है कि सारी कौम मिलके पहले एक हॉस्पिटल बनाए, फिर सारी कौम मिलके उसको चलाए। मैं जब हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था तो वहाँ मुझे लोग कहते थे कि जब हॉस्पिटल तो बनाने के चलाएंगे कैसे। तो मैं तब भी कहता था कि जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं हॉस्पिटल बनाने में वही चलाने में मदद करेंगे। तो कोई नहीं समझता था कि ये हॉस्पिटल जिस पे मैंने पहले दिन से मैंने कहा था कि 70% मरीजों से ऊपर का मुफ्त इलाज होगा, कैंसर के मरीजों का। ये आपको अंदाज़ा नहीं है और आपको अपनी कौम को हमें मुबारक देनी चाहिए कि कोई दुनिया की मिसाल नहीं है कि एक कैंसर हॉस्पिटल, प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल जिसमें 75% मरीजों का मुफ्त कैंसर का इलाज हो और वो कोई गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर हो, कौम उसको फंड करे। और उसकी भी बहुत बड़ी वजह, ये भी मैंने बड़ा सोचा कि क्या वजह है कि हमारे लोग इतने खुले दिल के हैं। उसकी वजह है कि अल्लाह हमारे पे ये लाजिम कर देता है कि हमने हर साल ज़कात देनी है। मुसलमानों के लिए ये फ़र्ज़ है कि आपने अपनी आमदनी से एक हिस्सा निकाल के मुस्तहिक लोगों के लिए देना है ज़कात में। ये बहुत बड़ी एक पावर है हमारे पास। अगर ये ना होती पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी तो फलाई रियासत नहीं है, तो यहाँ गरीबों का कोई पूछने वाला ना होता। क्योंकि हमारे लोग इतनी ज़्यादा ज़कात देते हैं, तो जो स्टेट का काम है, और मेरा ख्याल है स्टेट का काम सबसे बड़ा काम ये है कि अपने कमज़ोर तबके का ध्यान रखना, फलाई रियासत बनाना। तो जो पाकिस्तान की कौम लोग पैसा खर्च करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जैसे मैंने कहा कि फ़ंड रेजिंग तकरीब है कैंसर के हवाले से, शौकत खानम के हवाले से ये तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई है। वो वहाँ पर ज़ाहिर है चैरिटी वर्क के हवाले से पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो शायद अहम तरीन मामला है वो ये है कि कौमी असम्बली का ये इजलास है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलवाया गया है। और इस इजलास की अहमियत ये है अभी तक, यानी जब तक रात के 12 नहीं बज जाते, कि इस इजलास में डायरेक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि आज इस इजलास के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवानी है। कि 63 बिलियन रुपीस अब तक 63 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम ने डोनेशन दी है मुफ्त इलाज के लिए शौकत खानम को। तो शौकत खानम अब तक 95 में शुरू हुआ था, अब तक
63 अरब रुपया गरीब मरीजों के इलाज पे खर्च कर चुका है। ये मौजज़ा है। ये आपको किसी दुनिया के अंदर इस तरह की इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगी जो पब्लिक ने इतनी ज़्यादा और हर साल ज़्यादा पैसा देते हैं। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह की बरकत इस इंस्टीट्यूशन पे तब तक आती रहेगी जब तक हमने जो वादा किया था लोगों से वो हम पूरा करें। और वो वादा क्या था? नंबर 1 कि यहाँ 70% से ऊपर मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। और ये बड़े बड़े बुरे वक्त आए शौकत खानम के, बड़े मुश्किल मरहले आए, लेकिन हमने कभी जितना भी मुश्किल वक्त आया हमने 70% मरीजों से कम इलाज नहीं किया। हमने ज़्यादा का इलाज किया, कम नहीं किया। यानी हमने अपनी प्रॉमिस पे रहे कि इसी बात की कंटिन्यूएशन के साथ जरा कौमी असेंबली के इजलास की और काबीना की क्या सूरत है। तंजीला मजहर इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको कनेक्ट कर लें। मतीन हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है काबीना के इजलास की जानिब भी बताया गया कि अब सूरत हाल वहां पर भी देखनी पड़ेगी कि क्या हो रही है। मतीन हैदर साहब, आप फरमाइएगा कि किस नौयत का ये काबीना का इजलास है, कौन से ऐसे एजेंडाज हैं जिसको काबीना में डिस्कस किया जाना है अभी? जी बहुत शुक्रिया सनाज। ये जो 9 बजे कैबिनेट का एक खुसूसी इजलास होने जा रहा है, इसकी सदारत इमरान खान करेंगे और इसमें 2 एजेंडा आइटम से इत्तफाक राय अगर कैबिनेट में होगा तो इन दोनों के ऊपर फैसला किया जाएगा। पहला ये कि जो इस वक्त पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस की तहरीक है, आया उस पर वोटिंग कराई जाए या ना कराई जाए। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा, उसके हवाले से भी फैसला किया जाएगा। और अगर ये फैसला किया जाता है कि इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर, इस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया जाता है कि तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत वोटिंग नहीं कराती, तो फिर उसके बाद क्या ऑप्शन होगा, यानी आया PTI के तमाम अरकान पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट से इज्तिमाई तौर पर मुस्तफी होंगे या नहीं। ये 2 अहम तरीन एजेंडा आइटम है। तीसरा जो है वो दोबारा गैर मुल्की जो मुरासला है उसके ऊपर भी गौर खोज किया जाएगा, क्योंकि आज स्पीकर ने प्रोसीडिंग के दौरान, कार्रवाई के दौरान उसका एक मरतबा फिर रेफरेंस किया, अगरचे की अपोजिशन ने उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तो ये 3 एजेंडा आइटम से इत्तफाक राय होने की सूरत में अगर कैबिनेट ने ये इत्तफाक से ये मंजूर कर लिया कि गवर्नमेंट इसके ऊपर वोटिंग नहीं कराएगी, तो किसी न किसी कानूनी प्रोसीडिंग के तहत हुकूमत असेंबली का इजलास एक मरतबा फिर बर्खास्त करेगी। लेकिन कानूनी माहिरीन का कराची ये कहना है कि इस सूरत में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें हुकूमत किसी भी तौर पे नो कॉन्फिडेंस की मोशन पर काउंटिंग से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। और अगर हुकूमत ने राह फरार इख्तियार किया, यानी इजलास को मौखर कर दिया या उसको दोबारा कौमी सलामती के मामले के साथ जोड़कर उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर हुकूमत स्पीकर तौहीन अदालत के मुंतकिब होंगे। और अपोजिशन ने ऑलरेडी एक पिटीशन का मसवदा तैयार रखा हुआ है। आज रात 12 बजे तक का टाइम है, अपोजिशन वेट कर रही है 12 बजे तक। एतमाद के ऊपर वोटिंग ना हुई तो फिर उस सूरत में वो पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल अलग सुबह। अच्छा मतीन साहब, ज़ाहिर है ये तो आपने इम्पोर्टेंट बात बताई है, लेकिन क्या कुछ खबरें हैं, मुझे नहीं पता इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन क्या वाकई कोई ऐसा फैसला भी हो सकता है जो गैर मुतवक्के हो सकता है? हम सुन तो रहे हैं कि शायद जो न्यूट्रलिटी की बात जहां पर कही जा रही थी वहां से भी कुछ खबर आ सकती है बड़ी। जी बिल्कुल, उस इम्कान को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तमाम तर तलाश में जितने भी इदारे इस वक्त हमारे जो तमाम स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन थे, वो अगर हम कायदे स्वागत आइन और कानून के तहत देखें तो उस वक्त उनके जो सरबराह है वो वज़ीर-ए-आज़म खान है।
वो इस वक्त तक यानी रात 12 बजे अगर काउंटिंग होती है या जो भी उसका नतीजा निकलता है उससे पहले पहले तक तो वो अभी लिहाजा है, फिर उनके स्पीकर हैं, फिर पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं। तो आपका सवाल उसका जवाब यही है कि किसी भी किस्म के फैसले को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ओके, यानी अब सिचुएशन और मज़ीद जो है पेचीदा होती जा रही है। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपकी जो आप कह रहे थे कि आपके ज़राए आपको खबर दे रहे हैं, उसी खबर के हवाले से मैंने मतीन हैदर से भी पूछा, हमारे ज़राए की जानिब से भी यही खबरें आ रही थी। लेकिन सर अब सिचुएशन जो है वो मुझे तो लग रहा है काफ़ी हद तक पेचीदा हो गई है। प्राइम मिनिस्टर काबीना के इजलास के अंदर क्या फैसला लेते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने सुना मतीन हैदर साहब कह रहे हैं कि वही मुस्ताफ़ी होने की बात, इस्तीफ़ों की बात और फिर बड़े फैसलों की बात हो रही है। लेकिन ये जो हिजान की कैफियत है, इससे निकलने के लिए हुकूमत ने थका देने का अमल जो अपोजिशन के लिए था शायद वही इख्तियार कर रखना है, चाहे आज रात तक रखे या फिर शायद इसके बाद भी कंटिन्यूएशन रखे, लेकिन सामना नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर तहरीक अदम एतमाद का। मुजाहिद बरेलवी साहब को रिकनेक्ट कीजिए। तंजीला मजहर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर उनका प्रोग्राम भी है आज, लेकिन जब ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि ये सारा मामला जो है तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सुई आकर अटक ही गई है। तंजीला, क्या खबरें हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी इनसाइड स्टोरीज होती हैं, फरमाइएगा कि आज के दिन जब ये सारा अमल हम सुबह से देख रहे हैं, ताहाल वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक फंड रेजिंग तकरीब के अंदर तो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो वहाँ पर वोटिंग करवाने से रोक रहे हैं मेरे ज़राए के मुताबिक। ये कैसे फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा? जी सना, जो सूरत हाल है ज़ाहिर है वो तो बड़ी बदकिस्मती की बात हमें लग रही है। टेक्निकली देखें तो खान साहब मेजॉरिटी लूज़ कर चुके हैं। ऐवान पूरी दुनिया के सामने है, जहाँ पे जो हुकूमती बेंचेस हैं वहाँ पे कम लोग हैं और जो अपोजिशन के बेंचेस हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। जिन जमहूरियतों का वो जिक्र करते हैं और आजकल वो हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे वाजपेयी साहब को जब उनका एक वोट अपोजिशन का ज़्यादा हो तो उन्होंने बहुत ग्रेसफुली वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। तो मुझे लगता है कि खान साहब ने जो वो कहते हैं ना, मैं हार नहीं मानूंगा, कप्तान हार नहीं मानेगा, तो वो तो इसलिए कहते हैं कि कप्तान दोबारा से आएगा, अगला मैच खेलेगा, फिर से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेगा। लेकिन उन्होंने लिटरल मीनिंग में इसको ले लिया कि मैंने मानना ही नहीं है कि मैं हार गया हूँ। तो सिचुएशन तो ये है अभी, और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है। पाकिस्तान के निज़ाम को मजाक बनाया जा रहा है और जो कोशिश की जा रही है अगेन एक मैसेज कन्वे करने की बात, एक बहुत अहम इजलास बुला लिया, उस काबीना के इजलास में कोई समरी दस्तखत उस पर कर सकते हैं। बार बार खान साहब जो पैगामात भेजते हैं इशारों कनाओं में, वो वहाँ पे पहुँच नहीं रहे जहाँ पे वो पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वो आइन का एहतराम नहीं कर रहे, वो कानून का एहतराम नहीं कर रहे, वो निज़ाम का एहतराम नहीं कर रहे, तो मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा है कि वो आज रात 12 बजे तक कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा कर दें अपने लिए भी और इस मुल्क के लिए भी, जिसको संभालने के लिए वाकई जो न्यूट्रल होके बैठे हैं उनको आना पड़े। और वो आए तो खान साहब को ये सूट करता है। जो खान साहब की इस वक्त जो बातें बाहर आ रही हैं, जो अपने लोगों से वो कर रहे हैं, उसका लब्बे लबाब यही है कि भाई मैं फ़ौज के हवाले तो कर सकता हूँ इक़्तिदार, लेकिन मैं किसी सियासतदान कोई मुझे रिप्लेस करे ये मेरी अना को गवारा नहीं है। तो मैं तो ये नतीजा अख़ज़ कर रही हूँ कि खान साहब कोई ख़तरनाक काम भी कर सकते हैं, वो डेस्परेट हैं, उनको अपनी शिकस्त नज़र आ गई है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और पूरी दुनिया पाकिस्तान की पार्लियामान की तरफ इस वक्त देख रही है। तो मुझे तो एक ऐसा डेडलॉक नज़र आ रहा है कि इससे बात आगे बढ़ेगी नहीं। वोटिंग मेरा नहीं ख्याल कि होगी। कल भी अपोजिशन इस बात को डिस्कस कर रही थी और वहाँ पे भी दो राय थी। अपोजिशन के कुछ अहम लीडर्स कह रहे थे कि हो जाएगी वोटिंग, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं होगी वोटिंग। तो मुझे लगता है कि आज भी शायद वोटिंग ना हो। वोटिंग नाउ। तंजीला साहबा, जब आप ये बात कह रही हैं कि डेस्परेशन है, फिर आपकी अददी अक्सरियत ऐवान में आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है। आज ट्रेजरी बेंचेस पर कितने लोग थे, फिर ऑपोजिशन के साथ कितने लोग थे, ये हमने देखा। और हम क्या देख रहे हैं, कैमरे की आंख दिखा रही है। लेकिन अब ये फरमा दें कि ये जो सारा सिस्टम को कोलैप्स होता हुआ हम देख रहे हैं, मतलब अपनी आंखों से देख रहे हैं। पिछले अगर मैं बात करूं मार्च से जो सिचुएशन शुरू हुई है 15 मार्च से, और आज हम आकर के खड़े हो गए अप्रैल 7 के ऊपर,
और ये क्रियोस क्रिएट होता जा रहा है। आपका ख्याल है कि इसी तरह सिस्टम को सस्टेन करवाने के लिए फिर वो जिन फोर्सेस का हम न्यूट्रलिटी के साथ नाम ले रहे हैं उनकी इंटरवेंशन जो है वो किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे देगी इस चीज़ को कि भाई हालात क्योंकि क्रियोस के थे तो कोई संभाल ही नहीं पा रहा था, तो अल्टीमेटली किसी ने तो इसको कंधे पे उठानी थी ये जिम्मेदारी, तो उनको ये एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ तो आइन में नहीं है। हमने अब कानून साजी कर ली और डिक्टेटरशिप का रास्ता हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मैं आइन की बात कर रही हूँ, कानूनी जो हमने लिख दिया है। मेरी मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई थी कुछ साल पहले, जब उनकी सेहत बेहतर थी, तो वो कहते थे कि यही लोग आते थे भागते भागते, ये मुझे कहते थे आ जाएं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये एक जस्टिफिकेशन है जो पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेच्योरिटी की वजह से वहाँ पर मिल जाती है। अब आप देखिए, पाकिस्तान की तकरीबन 99% जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो एक साइड पे हैं और 1% फोर्सेस एक तरफ हैं। मैं वोट बैंक के हिसाब से नहीं कह रही, मैं तादाद जो पार्टियां एक तरफ हैं और दूसरी तरफ उसके हिसाब से कह रही हूँ परसेंटेज। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ की ज़िद की वजह से निज़ाम यरगुमाल बना हुआ है। इसको यरगुमाली से किसने निकालना है? ज़ाहिर है फिर आप वहीं पे देखेंगे ना, कुछ ना, या तो फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को आइन में सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए और इख्तियारात भी हैं। 190 एक आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी बुला सकती है अफवाज पाकिस्तान को कि हमारे फ़ैसलों पे अमल दरामद कराएं। तो जो भी सूरत हाल हो, खान साहब के पास कोई रास्ता है नहीं। खान साहब ये कहते हैं कि ये जो एपिसोड है अदम एतमाद का, ये जो पार्लियामान में इतने दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, ये एज़ इट इज़ बस ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए, कोई फैसला ना हो। ये बिल्कुल बचगाना बात है। और वो कहते हैं कि बस मैं इलेक्शंस में चला जाऊं। आपने इतने लोगों के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया और उनको सज़ा भी दे दी, उनको आपने असेंबलियों से फारिग भी अपने तौर पे करा दिया था। और अब आप और फिर अभी वो देखें मज़ीद चीज़ें कर रहे हैं। 63A बड़ा वाज़े कहता है कि जब तक वोट ना दे कोई रुकन और आप आपका उसका इनराफ साबित नहीं कर सकते और आप उसको डी-सीट, अब वो डी-सीट भी करना चाहते हैं। सो जाते जाते वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। आईजी को तब्दील कर रहे हैं, सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड हमें नज़र आया है कल से, जैसे पंजाब में आईजी की बात हुई, तो इसलिए मुझे खौफ है कि आज की जो कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने बुलाई है, हो सकता है वाकई वो कोई ऐसा स्टेप ले लें जिसको रिवर्स करना सिस्टम के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं तंजीला साहिबा। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मुजाहिद बरेलवी साहब को ज़रा उनसे भी ज़रा गुफ्तगू करें। पार्लियामेंट का इजलास जो है कौमी असम्बली का एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है। अपोजिशन की जानिब से वोटिंग के नारे लगाए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत की जो बेंचेस हैं वहाँ पर कम से कम शायद 10 से ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो अभी ताज़ा तरीन फ्रेम्स हैं वो दिखाइएगा प्लीज़ असम्बली के। अच्छा, दूसरा ये मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अब जिन चीज़ों का तस्करा तंजीला साहिबा फरमा रही हैं कि आज जब कैबिनेट का इजलास होगा, अभी आप भी अपने ज़राए से ये खबर दे रहे थे, फिर मैंने मतीन हैदर साहब से भी बात की तो उन्होंने भी यही कमोबेश बात की है। अब ये सूरत हाल मिला के ऐसा लग रहा है कि ये एक ज़िद्दी बच्चा है जो अपनी ज़िद पे अड़ गया है। सिस्टम इस ज़िद्दी बच्चे के आगे बिल्कुल आई एम सॉरी लेकिन बिल्कुल माजूर दिखाई दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। आपको नहीं लगता कि इससे रिलीफ करने के लिए इमरान खान साहब को थोड़ा सा तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए? गो के हमारी सियासत में जो आप बार बार हमेशा कहते हैं ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन कहीं से तो सूरत हाल को आपने आगे बढ़ाना है सर। ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी वरना। हेलो मुजाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए, तो आप जब किसी सॉरी जो से हम लोग सहाफ़ी भी एक तरह से पार्टी बन गए। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि जरदारी ने यूं करा और ये उसने पेट फाड़ने को कहा तो ये पार्टी की बात है। आप ये कहें इमरान खान ने अगर तकब्बुर का शिकार हो तो ये ऑब्जेक्टिव ना करते हैं, तो ये मैंने अपना रुझान जाहिर करते हैं। हमें ये करने के बजाय क्वेश्चन जो है ना वो रैशनल अंदाज में पॉलिटिकल पूछा जाए कि होगा क्या। सॉरी टू से मैं भी नहीं कह रहा हूँ और मैं भी इसका शिकार हो रहा हूँ। मैं भी बाज़ ये गुफ्तगू करते हुए एक खास सोच की तरफ बढ़ जाता हूँ और इस वक्त सब लोग मीडिया को देख रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात से कुछ चीजें बेकार है क्योंकि बड़े मीडिया ग्रुप तो तस्लीम ही हो चुके हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल जो आप मालूम करना चाह रही हैं, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं और मैंने आपसे शायद पहले भी कहा था कि किसी बड़े एक्सीडेंट की तरफ भी। मुजाहिद साहब, कतई कलामी की मुझे माफ़ी दीजिएगा, मुझे कहा जा रहा है अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं। ज़रा उनको थोड़ा सा सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़रा जब दोबारा इजलास रिज्यूम हुआ है तो कुछ नई चीज़ों के साथ अपोजिशन आई है। जी
किस तरह जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस मुल्क के अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस नासरुल मुल्क, इन्होंने कहा इमरान नियाज़ी ने कोट एंड कोट कि जो वो फैसला करेंगे मैं उसको मनवन कबूल करूंगा। जब फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक ना आया तो जो अल्फाज इमरान नियाज़ी ने कहे वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को इंतहाओं पे पहुंचा दिया, महंगाई को इंतहाओं पे पहुंचा दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, 26% इस पर इन्फ्लेशन है और चीनी और गंदम और LNG में खरबों के स्कैंडल्स हैं। ये है वो स्कैंडल जनाब स्पीकर जिसने इनकी रातों की नींद उड़ाई हुई है। मैं आपसे दस्तबस्तर करता हूं कि इसको खत्म करवाएं और वोटिंग करवाएं, मेहरबानी। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर पावर जी हमाद अजहर साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज वो क़यादत गरज बरस रही है जो पिछले 3.5 साल से एक जाली गारंटी के ऊपर मुल्क से बाहर बैठी। ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने ही गारंटी दी थी कि एक मुजरिम जो है वो जब मुल्क से बाहर इलाज कराने जाएंगे तो फिर उनको वापस भी लाया जाएगा इस मुल्क में। लेकिन शायद उस मुजरिम के जो प्लेटलेट्स हैं वो पाकिस्तान में सियासी हालात के मुताबिक ही ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त अजहर साहब भी अब हमें दिखाई दे रहे हैं इजलास में, वो भी इजहार ख्याल कर रहे हैं और ब्रेक का कहा जा रहा है। मेरा ख्याल है ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं एतमाद की इस स्पेशल ट्रांसमिशन को। आप देख रहे हैं GTV नेटवर्क।